हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वैसे ये सवाल आजकल थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा है, क्योंकि आजकल जो परिस्थिति देख रहे हैं हम कि जो एसएससी एस्पिरेंट की बना दी गई है इस सिस्टम ने, तो ये सवाल थोड़ा अटपटा सा है। बाकी फिर भी होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। बाकी सभी लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा पॉजिटिव रहें। और वैसे हम आशा कर सकते हैं कि आगे चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मूक रहने वाला है वो है टेस्ट रैंकिंग का लाइव मूक। ये है मूक नंबर 12। इसका हम करेंगे जीएस एनालिसिस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये: with reference to the completion of 10 years of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, consider the following statement। स्टेटमेंट वाला सवाल है और आजकल वैसे भी स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े से एग्जाम में फ्रीक्वेंट हो गए और आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और स्टेटमेंट वाले सवाल एग्जाम में आ रहे हैं और स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक स्टेटमेंट पता है या कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक्सट्रीम कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खटक रही है जो कि गलत हो सकती है, उससे स्टेटमेंट गलत हो जाती है और बाकियों के आंसर आपको पता चल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एग्जाम में स्टेटमेंट पढ़ें ज़रूर। इतनी ज़्यादा थ्योरी देखकर डर मत जाइएगा, पढ़िएगा ज़रूर, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। बाकी ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये लॉन्च हुई थी 2016 में और इसको लॉन्च किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बाकी आज की सिचुएशन देखते हुए किसी व्यक्ति विशेष के लिए इतना आदर बचा नहीं है, फिर भी एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री हैं भारत के, इसकी अस्मिता हमको बनाए रखनी है। एज ऑफ 2025 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिमेन सेंट्रल टू द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडियाज ऑपरेशंस। जैसा कि हम जानते हैं, जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक्सटेंड कर दिया है 2025-26 के लिए। बाकी वैसे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? तो ये एक क्रॉप लॉस इंश्योरेंस स्कीम है। यानी सरकार क्या करती है, एक अफोर्डेबल प्रीमियम पर जो किसान हैं उनकी फसलों का इंश्योरेंस करती है ताकि उनको एक बेहतर प्राइस मिल सके उनकी फसलों का। बाकी जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये विश्व की लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी है। बाकी समय के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई है। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? जैसे रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेदर फोरकास्ट के आधार पर क्रॉप का प्राइस डिसाइड हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रहा है। बाकी पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं पहली स्टेटमेंट कहां कहां करेक्ट है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको होल्ड करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द ओपन प्रीमियम सिस्टम यूज्ड अर्लियर हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय कैप्ड प्राइसिंग इन मोस्ट स्टेट। तो ये करेक्ट है। जो ये ओपन प्रीमियम सिस्टम था इसको रिप्लेस कर दिया कैप्ड प्राइसिंग ने। अब क्या है, जो प्राइस होती है जैसे खरीफ, इसकी फसल की प्राइस का जो प्रीमियम है, अफोर्डेबल प्राइसिंग प्रीमियम जो है, उसको कैप कर दिया है 2% पे। वही रबी की फसल को कितने परसेंट पे? 1.5% पे। और जो कमर्शियल क्रॉप होती है इनको 5% पर कैप कर दिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। तो फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं, सेकंड में नहीं है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब हमको कोई एक स्टेटमेंट पढ़नी है, यहां पे करेक्ट पूछा है, 4 पढ़ के देख लेते हैं। अगर वो करेक्ट हुई तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये करेक्ट है। 4 पढ़ते हैं थर्ड से पहले। डॉक्टर लावण्या आर मुंडायूर stated that the scheme is mandatory for all farmers including non-loany ones। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? ये मैंडेटरी उन फार्मर्स के लिए है जो क्रेडिट लिंक स्कीम से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने लोन लिया हुआ है।
ये जो नॉन लोनी वंस हैं या जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है, ये इलिजिबल तो हैं पर इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत होते ही थर्ड भी गलत हो जाता है और एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी थर्ड स्टेटमेंट क्या थी वो पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट इंडिया हैविंग अराउंड 8 करोड़ कल्टीवेटर्स, द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर्स ओनली अ पोर्शन ऑफ देम। ये करेक्ट है। भले ही हमने 8 करोड़ कल्टीवेटर्स को इस योजना से जोड़ दिया है, फिर भी ओवरऑल हम छोटे पोर्शन को ही कवर कर पाए। बाकी फिफ्थ क्या है, इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट एन इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक इन द यूएसए बी सेट अप इन इंडिया टू रिव्यू द स्कीम एंड फिक्स प्रीमियम साइंटिफिकली। मैंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की थी, तो ये एक मॉडरेट सी स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या हो जाती है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट है द संथाल्स आर मेनली फाउंड इन झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये जो संथाल ट्राइब्स है ये मेनली कहां पाई जाती है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। ओनली 2 ये गलत हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड नन ऑफ द अबव ये वाली गलत हो गई। अब सेकंड हमको पढ़नी पड़ेगी। देखो ज्यादा स्टेटमेंट होती है ना, उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहां पर 2 स्टेटमेंट है तो ऑप्शन एलिमिनेशन इतना इजी होता नहीं है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द संथालीज लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संथाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। करेक्ट है ये। कैसे करेक्ट है, आपको याद होगा 92nd अमेंडमेंट, जिसके तहत 4 लैंग्वेजेस को 8वीं अनुसूची में डाला था, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी सूची, 8वीं सूची, जिसे 8 शेड्यूल बोला जाता है। टोटल कितने शेड्यूल हैं, 12। और टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहले थी 14 और अब है 22। तो वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, एक थी बोडो, दूसरी थी डोगरी, तीसरी थी मैथिली और चौथी थी संथाली। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड सेकंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। बाकी जो अब मॉक टेस्ट बन रहे हैं वो थोड़ा सा इस आधार पर बनाए जा रहे हैं, जो लेवल सिलेक्शन फेज 13 में ग्रेजुएशन लेवल का आया था ना, तो कोशिश की जा रही है कि उस लेवल का ही जीएस का मॉक टेस्ट बनाया जाए। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड रिसेंट नॉमिनेशन मेड इन 2025। तो इसमें मेनली राज्यसभा से रिलेटेड कुछ है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है आर्टिकल 81A of the Indian Constitution empowers the President to nominate 12 members to the Rajya Sabha from fields such as art, literature, science and social service। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राज्यसभा और लोकसभा, इनसे अगर हमको आर्टिकल याद रखने हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, राज लोक से, जिसमें राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 80, और लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 81। अब बात करते हैं हम राज्यसभा में नॉमिनेशन की। वैसे मैं आपको बता दूं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। अब ये परमानेंट हाउस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के, यानी जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लेकिन इनका जो टेन्योर होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 6 साल का, 6 इयर्स का। बाकी लोकसभा के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बाकी जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 81A के तहत
12 मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है और वो किस फील्ड से होते हैं? वो होते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी नॉमिनेशन होता है। बाकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा, यहां करेक्ट पूछा है, इसको एक बार देख लेना। कई बार यहां पे नॉट करेक्ट बोला होता है, तो यहां पर वैसे स्टेटमेंट करेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 1 तो होना ही है। अब यहां ये 3 को होल्ड कर सकते हैं। अब इनमें से सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन जुलाई 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड 4 इंडिविजुअल्स, उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन एंड सी सदानंद मास्टर टू द राज्यसभा। तो इसको होल्ड करते हैं। मान लो मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये एकदम कंफर्म नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम होल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर टू द राज्यसभा। ये स्टेटमेंट हो गई गलत। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होती है। बाकी एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 74। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। थर्ड स्टेटमेंट गलत होते ही ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता, एक ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। देखा, आपको ये स्टेटमेंट अगर पता भी नहीं है तो भी आपने आंसर मार्क कर लिया। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट वाले सवाल करने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन जून 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नव्या इनिशिएटिव इन सोनभद्र उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम एम्ड एट अडोलसेंस गर्ल्स? देखो यहाँ इनकरेक्ट पूछी है, करेक्ट नहीं पूछी है। तो ये नव्या इनिशिएटिव कहां लिया गया था? ये सोनभद्र में। तो पहली स्टेटमेंट में नव्या स्टैंड फॉर ये एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें नव्या की फुल फॉर्म दी गई है, जिसमें फुल फॉर्म क्या है? नर्चरिंग एबिलिटीज एंड वैल्यूज फॉर यंग अडोलसेंस। बाकी स्टेटमेंट को होल्ड कर लेते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। द प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड सोली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा वर्ड जो है ये ट्रिगर कर रहा है, बाकी होल्ड करते हैं। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट एम्स टू ऑफर adolescent गर्ल्स शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, अगर थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% काम करता है। यहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहां पर ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अकेले नहीं इंप्लीमेंट कर रही है, इसके साथ एक और मिनिस्ट्री है। वो कौन सी है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये होल्ड होता है, ये तीनों होल्ड होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, थर्ड स्टेटमेंट हमको करेक्ट दिख रही है, क्योंकि यहां कुछ नहीं है, यहां ऐसा कोई फैक्ट डेटा ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, एक बहुत ही मॉडरेट स्टेटमेंट है। तो तीसरी करेक्ट है, तो तीसरा नहीं होना चाहिए, तो सेकंड नहीं होना चाहिए। बचे दो ही ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड हो सकता है या सेकंड फोर हो सकता है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट करना है वो बता देता हूं। यहां पर आप यहां देख रहे हो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो यहां वी फॉर जो प्रॉमिसिंग टर्म है वो मेरे हिसाब से वोकेशनल होना था। देखो, थोड़ा सा ना ये हल्का फुल्का आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पर मैं यहां पर थोड़ा बहुत तुक्का लगा रहा हूं, समझ रहे हो आप मेरी बात? यहां थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 100% नहीं कह सकता कि 100% करेक्ट होगा, इस तरीके से आप 100% करके ले जाओगे, पर आप थोड़ा बहुत
सेंस इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहां लिखा है नर्चरिंग एबिलिटीज एंड वैल्यूज फॉर यंग अडोलसेंस। यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है, एबिलिटीज एंड वैल्यूज फॉर थोड़ा सा ना जम नहीं रहा। वैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडोलसेंस गर्ल्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी हो जाती है गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये है करेक्ट। तो ये आंसर नहीं हो सकती, यहां इनकरेक्ट पूछा था। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इनिशिएटिव है, ये रोल्ड आउट हुआ था 27 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस द कंट्री। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ी बहुत जानकारी हो तभी ये आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, वरना थोड़ा बहुत डाउट रहेगा इसमें। बाकी अगर आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट्स हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने डिस्क्रिप्शन पर मार्क करना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 एडी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन स्लेवरी एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। तो शुरुआत करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट पारित हुआ था 1784 में। तो थोड़ा मैं आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब पारित हुआ था? 1784 में। ये लाया किस लिए गया था? तो ये लाया गया था गवर्नेंस सुधारी जा सके, कहां? ब्रिटिश इंडिया में। इंप्रूव गवर्नेंस इन इंडिया। वैसे तो ये गवर्नेंस सुधारने का बहाना था, मेन कारण था जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो किसके हाथ में चला जाए? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला जाए। इसलिए इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक था कमर्शियल फंक्शन। ये जो पावर है इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया? दो हिस्सों में। कमर्शियल फंक्शन का मतलब है व्यवसायिक कार्य, और दूसरा फंक्शन था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जिसका मतलब है प्रशासनिक कार्य। अब जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को जो कंट्रोल करती थी बॉडी, उसे कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और हिंदी में इन्हें कहा गया निदेशक मंडल। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी प्रशासनिक कार्यों को जो कंट्रोल कर रहे थे वो कौन थे? तो वो थे बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी नियंत्रक मंडल, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे। इसलिए ये जो प्रशासनिक कार्य है मेनली इसका कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये कब आया था? 1784 में, ना कि 1773 में। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट है भारतीय दासता अधिनियम। ये एक्ट पास हुआ था 1843 में। और इसको पास किसने किया था? तो इसको पास किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जैसा कि आप जानते हैं जो 1833 का एक्ट आया था उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ये कमर्शियल बॉडी ना होके पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी। इसके द्वारा ये एक्ट पास किया गया था भारतीय दासता अधिनियम 1843 में, और ये सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था। बाकी नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये पास हुआ था 1891 में। वैसे इसके पीछे बहुत कहानियां हैं, और जो इसमें जो इंपॉर्टेंट काम किया था, जो इससे रिलेटेड काम किया था, एक बहुत फेमस नाम है, उनका नाम है बहराम जी मालाबारी। क्या नाम है उनका? बहराम जी मालाबारी। बाकी एक स्टोरी बताता हूं, उसके बाद ही ये एक्ट आया था। उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। एक लड़की थी जिसकी एज थी 11 साल। उसका नाम था फूलमणि। पूरा नाम फूलमणि दासी था। ये बंगाल की रहने वाली थी। इसकी शादी कर दी गई एक 35 साल के युवक के साथ। आप देख रहे हो ना इनके बीच में एज डिफरेंस कितना है। तो इसका जो हस्बैंड है फूलमणि का, ये बहुत कम एज थी,
और इसके हस्बैंड के अगेंस्ट रेप के चार्जेस थे। बाकी जिसकी वजह से आप देख सकते हो ना कि आप बायोलॉजिकली देखें हम तो ये एक बहुत कम एज है शादी की। आप ना फिजिकली प्रिपेयर हो पाते हो ना ही मेंटली। तो इसका इतना ट्रॉमा रहा था, इतनी चीजें मतलब बदतर हो गई थी कि जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी फूलमणि जी की। तो इसके अगेंस्ट एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें रेप के चार्जेस जो थे हस्बैंड के वो तो खत्म कर दिए थे, लेकिन डेथ चार्जेस को लेकर इसके खिलाफ केस चला था। उसके बाद ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था जिसमें जो ये कंसेंट की एज है, ये जो सहमति की एज है, उसको 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया था। बाकी 12 साल भी कोई एज नहीं होती आज के टाइम पे, जैसा कि आप जानते हो कि मिनिमम 18 साल तो एज होनी चाहिए। उसके बाद भी लोग 20-22 साल की उम्र में जाके लड़कियों के लिए 22-24 साल में जाकर शादियां करती हैं, क्योंकि जैसा आप सब अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हो कि शादी बच्चों का खेल नहीं है। आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है और फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। तो खैर इस एक्ट का बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये भी नहीं है ना, ये बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 रेगुलेटिंग एक्ट। ये पास हुआ था 1773 में। इसने डुअल गवर्नमेंट को यानी द्वैध शासन जो चल रहा था उसको खत्म कर दिया था। किसका शासन चल रहा था ये था रॉबर्ट क्लाइव का। और एक नई पोस्ट बनाई, वो पोस्ट कौन सी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी जो पिट्स एक्ट आया था तो उसके दौरान उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने विस्तार की बजाय मुख्यतः एकीकरण की नीति अपनाई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में हम जान लेते हैं। इब्राहिम लोदी ने कंसोलिडेशन यानी एकीकरण करना शुरू किया था, लेकिन इसके टाइम पे जो गवर्नर थे उसमें एक गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। उसने इब्राहिम लोदी को धोखा दिया था और बाबर को इनवाइट कर लिया था। और बाबर आया कहां से था? तो बाबर आया था खैबर पास से। भारत में कहां से एंटर हुआ? खैबर पास से। और पहली यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई किस किस के अगेंस्ट? ये हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन से सन में? ये था सन 1526। बलबन, इससे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। इसका एक बहुत फेमस डायलॉग है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी राजा भाई भतीजावाद नहीं जानता है। यानी इसने अपने चाचा या अपने ससुर की हत्या करके ही ये गद्दी पर बैठा था। और ये एक्सपेंशनिस्ट था, यानी इसने विस्तार किया था, जिसमें हेल्प किसने की थी? मलिक कफूर ने। ये इसकी सल्तनत को कहां तक ले गया? ये इसकी सल्तनत को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक लेकर गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर नहीं हो सकता। बहलोल लोदी, ये फाउंडर था लोदी वंश का। और ऑब्वियस सी बात है, फाउंडर है यानी एक्सपेंशन करके आया होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बलबन। बलबन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो बलबन एकीकरण में विश्वास रखता था। ये जो इसका राज्य था या कहूं दिल्ली सल्तनत, ये इसको कंसोलिडेट करना चाहता था। उसके लिए इसने इसको इंटरनल अटैक से बचाने के लिए जो चालीसा सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। और जो सत्ता किस पे ले आया? ऑटोक्रेटिक हो गई, मतलब मोनार्की स्थापित कर दी। और बाहर से आक्रमण से बचाने के लिए, किनसे? मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए इसने कड़ी नीतियां अपनाई, जिनमें से एक थी इसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था। वो टाइटल कौन सा था? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ द गॉड, यानी भगवान की छाया। बलबन ने ही सिजदा और पैबोस शुरू कराया था। सिजदा करना यानी झुकना,
और पैरों और हाथों को चूमना ये किसने शुरू करा था? ये बलबन ने शुरू किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बलबन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल है और ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो पहली लाइन पढ़ते हैं हम। द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहली हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। एकदम करेक्ट है। HYV सीड, जिन्हें हम कहते हैं हाई याइल्डिंग वेराइटी सीड्स, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। वैसे तो इंटरनल कॉस्ट बढ़ गई थी। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से सोयल डिग्रेडेशन हुई थी। पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुए थे। इरिगेशन यानी सिंचाई व्यवस्था में सुधार किए गए थे। सिंचाई व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन जो वाटर टेबल था वो नीचे चला गया। यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का। एकदम करेक्ट है। यहाँ करेक्ट पूछा है तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है। अब हमको एक ही स्टेटमेंट पढ़नी है और हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेकंड ही पढ़ लेते हैं। द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज मोर फोकस्ड ऑन सदर्न इंडिया। यानी दूसरी हरित क्रांति दक्षिण भारत पर अधिक केंद्रित थी। तो मान लेते हैं ये नहीं पता है, थर्ड पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी। दूसरी हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता की। ये एकदम करेक्ट है। आजीविका में सुधार किए थे, इंपोर्ट्स कम किया था, यानी जो क्रॉप सिस्टम है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया था। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, सेकंड हो गई गलत। इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। अब सेकंड गलत हो गई है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता था? तो जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो फोकस्ड था सदर्न इंडिया पर नहीं, ईस्टर्न इंडिया पर, यानी पूर्वी भारत। कौन सा वाला रीजन? ओडिशा और ईस्टर्न यूपी वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन। यहां पर फोकस द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी दूसरा हरित क्रांति पूर्वी भारत पर अधिक केंद्रित थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following was the president of the Belgaum session of Indian National Congress held in 1924? निम्नलिखित में से कौन 1924 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी। बहुत सिंपल है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। इकलौता यही सेशन था जिसके अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल, ये 1931 कराची वाला सेशन हुआ था ना, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसको रेक्टिफाई किया था। वो कौन सा सेशन था? 1931 का कराची सेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की, हरिपुरा सेशन। वैसे इन्होंने 1939 जो कि त्रिपुरी सेशन था, इसके भी अध्यक्ष पद पे ये चयनित हुए थे। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया था पट्टाभी सीतारमैया के अगेंस्ट, पर वहां गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी पर्सनल हार है। तो ये कमेंट सुभाष चंद्र बोस को दिल पे लग गया, इसलिए इन्होंने त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता त्याग दी और इस सेशन की अध्यक्षता फिर की थी राजेंद्र प्रसाद ने। किन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1929 में लाहौर सेशन की अध्यक्षता की थी। इस सेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी थोड़ा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम हल्का हल्का रिवीजन कर लेते हैं। बाकी कितनी बार तो मैंने आपको बता दिया है। इसका गठन हुआ था 1885 में। उस टाइम पे जो वाइसराय था वो कौन था? वो था डफरिन। जो
फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्हें फादर भी कहा जाता था, वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट फॉर्म एओ ह्यूम। 1885 की जो अध्यक्षता हुई थी वो थी बॉम्बे में। और कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 72 डेलीगेट्स ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। बाकी 1886 वाला सेशन हुआ था कैलकाटा में, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगले साल का सेशन था 1887 का, जो हुआ था मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता की थी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट 1888, ये था इलाहाबाद का सेशन, और इस सेशन की अध्यक्षता की थी नॉन इंडियन ने। वो कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज, द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल was fought between which of the following dynasties? कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस राजवंश के बीच लड़ा गया था? तो यहां पर ऑप्शन है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, सोलंकी, परमार, चंदेलाज, खाजली, खालजी नहीं है, खिलजी होगा, खिलजी, तुगलक्स एंड लोदीज, पल्लव, पांड्या या चोला। ये तो सदर्न इंडिया में, ये नॉर्दर्न में क्या कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं है। ये लोधी, तुगलक्स, ये स्ट्रगल हुई थी अराउंड 1000 एडी के आसपास, 200 साल चली थी, 800 एडी से 1000 एडी के बीच की है। और ये जो है तुगलक्स, लोधीज, ये तो 12वीं 13वीं सदी के बाद आए थे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, बाकी ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा एंड पालाज। बाकी मैं यहां आपको मैप पर दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन, यहां पर थे गुजर, इस वाले रीजन में, ये बंगाल वाले रीजन, यहां पर थे पालाज, और ये जो सदर्न इंडिया वाला रीजन है, यहां पर थे राष्ट्रकूटाज। ये कौन सा रीजन है? ये है महाराष्ट्र वाला रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाला रीजन। राष्ट्रकूटाज के फाउंडर थे दंती दुर्ग, और पालास के फाउंडर थे गोपाला, और गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन थे? नागभट्ट। बाकी इनको कन्नौज ही क्यों चाहिए था? पूरा भारत है यहां ऊपर नीचे, इस रीजन को क्यों ही ये कॉन्कर करना चाहते थे? तो इसके पीछे का रीजन है, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा नदी के किनारे बसा था ये कन्नौज, जिसे कहते हैं सिटी ऑफ परफ्यूम, यानी इत्र का शहर। और ये जो शहर था, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था इस मार्ग पर। कौन सा वाला? ये जो गंगा वाला रीजन है। और ये कंट्रोल देता था पूरे नॉर्थ इंडिया का। तो नॉर्थ इंडिया पे अगर कब्जा करना है तो इसको कंट्रोल कर लो, तो बहुत फिजिबल हो जाता नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करना। बाकी कन्नौज दोआब वाले रीजन में थी, यानी गंगा नदी और यमुना नदी, इन दोनों के दोआब यानी बीच के रीजन में था कन्नौज। और जो दोआब के बीच का जो रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, तो यहां पर सूखा, महामारी जैसी कोई समस्या नहीं होती, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसके लिए लड़ाई हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? जैसा कि हम सेंसस के बारे में जानते हैं, सेंसस 2011, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सेंसस शुरू हुए थे 1872 में, रट गया होगा, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। फिर सिंक्रोनस सेंसस कब शुरू हुए थे? 1881 में, यानी हर 10 साल में सेंसस हो गए थे शुरू। और ये किसका टाइम पीरियड था? तो ये था लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था। आजादी के बाद ये जो 2011 का सेंसस था, ये 7वें नंबर का था, और शुरुआत से काउंट करें तो ये 15वें नंबर का सेंसस था। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। हेनरी वॉल्टर को क्यों कहा जाता था? क्योंकि
1813 में 1830 में डेका सिटी में सेंसस कराया था हेनरी वॉल्टर ने। बाकी बहुत सारा डाटा मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें साक्षरता दर, कहाँ जनसंख्या ज्यादा है कहाँ जनसंख्या कम है, मेल रेशियो फीमेल रेशियो सब बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे वर्क फोर्स की। जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लगभग 40% है। टू बी प्रिसाइज बोलूं तो 39.79% है। जिसमें से मेल कितना है? मेल ऑब्वियसली ज्यादा है, वो है 53.26, या ऐसे मान लो कि 53%। और फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है? लगभग 26%, या वैसे कहूं तो 25.6%। तो ये है मेल पार्टिसिपेशन, ये है फीमेल पार्टिसिपेशन। लेकिन ये पूछा गया है कि फीमेल पार्टिशन वो भी रूरल इंडिया में, यानी ग्रामीण भारत में किस राज्य की महिला कार्यबल भागीदारी सबसे ज्यादा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश की। और कम किसकी है? सबसे कम किसकी है? तो वो है बिहार की। तो इसका आंसर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, भूटान एंड मेघालय, भूटान एंड वेस्ट बंगाल, या भूटान एंड असम? इसको करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कुछ। जैसे एक हो गई भूटान की जो ट्रिक है वो है साब। ये किसकी ट्रिक है? ये है भूटान की। नेपाल की ट्रिक कौन सी है? तो नेपाल के जो नेबरिंग स्टेट है भारत के, उसको याद रखने की ट्रिक है सुब्बू। वही म्यांमार की क्या ट्रिक है? म्यांमार की ट्रिक है अरुणा मामी, ऐसे याद रख लो। और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की ट्रिक है टाइम क्या हुआ है? टाइम के फॉर्मेट में होता है, टाइम होता है एएम में और पीएम में, ऐसे याद रख लो। अब ये साफ से कौन कौन सा स्टेट है? तो एस से है सिक्किम, ए से है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ए से है असम, एंड बी से है बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहां मैं आपको दिखा देता हूं, मैप पर भी दिखा देता हूं। देखो ये है नेपाल और ये है भूटान। अब यहां आप भूटान देख रहे हो, ये जो छोटा सा है ये है सिक्किम, सिक्किम से लग गया। इधर ये अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, ये नीचे ये असम से लग रहा है। और ये जो वेस्ट बंगाल देख रहे हो, ये जो चिकन नेक है ये जाके कनेक्ट हो रही है, ये छोटा सा हिस्सा, ये वेस्ट बंगाल से लग रहा है। तो 4 स्टेट से लगता है। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल। वहीं नेपाल को देखो, नेपाल की ट्रिक है सुब्बू। एस से देखो, सिक्किम 2 देश से लग रहा है, इधर से नेपाल से लग रहा है और इधर से भूटान से लग रहा है। और नेपाल सिक्किम से लगता है, और नीचे यहां देखो ये बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर यहां उत्तराखंड है। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 सिक्किम, और यहां ये जो छोटा सा रीजन वेस्ट बंगाल। तो कौन कौन से हो गए? सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और यूपी। कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट हो गए। अब म्यांमार को देख लेते हैं। अरुणा, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। यहां आप देख सकते हो, यहां पर है म्यांमार। अब ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ये किससे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं म्यांमार से। और बांग्लादेश, ये देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये पहले ईस्ट बंगाल था, बाद में ये क्या हो गया? बांग्लादेश। इसकी ट्रिक क्या है? टी ए एम पी एम। टाइम किस फॉर्मेट में होता है? ए एम और पीएम में। तो टी यानी त्रिपुरा, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरा हुआ है, इसीलिए इसे त्रिपुरा बोलते हैं। तो ये रहा त्रिपुरा। फिर ए से असम, यहां से ये असम से जुड़ा हुआ है। किससे? असम से कनेक्ट है। त्रिपुरा, असम, और यहां आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा ग्रीन वाला, ये है मेघालय। और यहां आप देख रहे हो ये वाला रीजन, ये क्या है? वेस्ट बंगाल। यानी ये किससे भी अटैच्ड है? पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम का मतलब ये होता है वेस्ट बंगाल। और एम से क्या है? यहां ये वाला रीजन देख रहे हो, ये यहां पर नहीं खत्म होता ना बांग्लादेश, ये यहां तक एक्सटेंड है, और ये है मिजोरम।
तो ये मिजोरम के भी साथ शेयर करता है। तो कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5। यहां हमसे पूछा था भूटान किससे नहीं करता है। अरुणाचल से शेयर करता है, सांप से याद है हमें। अरुणाचल से करता है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेघालय इससे शेयर नहीं करता है तो यही इसका आंसर है। वेस्ट बंगाल से भी करता है, आसाम से भी करता है और एक और है सिक्किम से भी करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। यहां पर हम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व इनकी बात करने जा रहे हैं। इनसे जुड़े आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। तो एक एक करके हम आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले मैं काट देता हूं ये वाला आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 36, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 152 तीनों में ही डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की। और ये अपने अपने हिसाब से, ये डीपीएसपी के हिसाब से यहां पर स्टेट की डेफिनेशन, यहां पर अलग डेफिनेशन है, यहां पर अलग डेफिनेशन है, पर दी हुई डेफिनेशन ही है। यानी राज्य की परिभाषा, यहां पर स्टेट नहीं है, वैसे राज्य नहीं है, राष्ट्र है, राष्ट्र की परिभाषा। तो फोर्थ नहीं होगा, अनुच्छेद 36 कट गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? तो आर्टिकल 37 कहता है या बात करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स? जो डीपीएसपी में दिए हुए हैं, इनके एप्लीकेशन की बात करता है आर्टिकल 37। और आसान, और भी आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आर्टिकल 37 में ही दिया गया है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी आप इनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हो। इसमें जस्टिस यानी न्याय का कोई प्रावधान नहीं है। और इसी आर्टिकल में कहा गया है कि डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। नॉन एनफोर्सेबल को हिंदी में कहते हैं गैर प्रवर्तनीयता, यानी कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है डीपीएसपी को लागू कराने के लिए। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 37 में। तो ये एप्लीकेशन की बात करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 38। तो इसी आर्टिकल में दिया गया है वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी लोगों के कल्याण की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? वो की गई है आर्टिकल 38 में। वैसे एक लंबी चौड़ी लैंग्वेज है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी जो राज्य है वो सामाजिक आर्थिक न्याय को मद्देनजर रखते हुए लोगों के कल्याण का प्रयास करेगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 38 में। और इसी में ही 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, इसके साथ एक क्लॉज ऐड किया गया था। वो था आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कह लो, या आर्टिकल 38 क्लॉज बी, जिसमें क्या कहा गया था कि द स्टेट शेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये लाइन ऐड की गई थी, या ये क्लॉज ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत, कि जो स्टेट है वो प्रयास करेगा इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की, इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज में। और इसके तहत 19F जो है, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, एक आर्टिकल 31 था, इन दोनों को स्क्रैप कर लिया था। और ये जो फंडामेंटल राइट था, इसको लीगल राइट बना दिया था। और कौन से आर्टिकल में रख दिया था? आर्टिकल 300A में। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 38। 39 में क्लॉजेज हैं, जैसे फर्स्ट क्लॉज है लाइवलीहुड, यानी जो व्यवसाय है, जो आजीविका है, उसको प्रमोट करना है।
जब आजीविका बढ़ जाएगी तब डिस्ट्रीब्यूशन भी होने लगेगा, यानी जब दोनों कमाएंगे मेल फीमेल तो जो रिसोर्सेज है दोनों के बीच वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन से आर्टिकल में? 39 के ए में है लाइवलीहुड, बी में है डिस्ट्रीब्यूशन, सी में है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं होगा एक के पास तो दोनों के पास बराबर पैसे होंगे, यानी इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। वो कौन से क्लॉज में है? वो डी में है। फिर ई में आता है हेल्थ। जब बराबर पैसे होंगे तो मेंटल पीस भी रहेगी, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चे भी पाल पाएंगे, यानी चिल्ड्रन वेलफेयर की बात की गई है क्लॉज 39F में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये है 39 आर्टिकल, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 38। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कंसर्निंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहा जाता है। बहुत इजी है, करेक्ट है। ए करेक्ट होते ये गलत हो गया और बाकी सब में ए है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनसे विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई। ये भी करेक्ट है। जो विधान परिषद है उसका नंबर बढ़ गया था और जो इंडियंस हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन पहली बार दिया गया था। और पहले कौन थे? तो पहले थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। बाकी सी, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स को। इसीलिए मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। बाकी ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है एबीसी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन of the animal body in animal like lions, cow, humans, etc. The process involves use of various organs starting from the mouth and ending with the anus. The longest part of this canal is known as the। भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवरों में इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग होता है। इस नलिका का सबसे लंबा हिस्सा डैश के रूप में जाना जाता है, पेट, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता देता हूं। जो डाइजेशन होता है इसकी प्रणाली में 5 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है इंजेशन, यानी खाना लेना, इनटेक ऑफ फूड। दूसरी होती है डाइजेशन, यानी पाचन प्रक्रिया। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्ट हुआ है न्यूट्रिएंट्स उनको अब्जॉर्ब किया जाएगा विलाइस द्वारा। यहां पर जो इंटेस्टाइन होते हैं इसमें विलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं डाइजेशन का, उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है असिमिलेशन, यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम में जाके असिमिलेट कर जाएंगी। और फिफ्थ है एक्सजेशन, यानी जो वेस्ट है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो कहां से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, एनस यानी गुदा पर खत्म होती है। यहां से हम इनटेक ऑफ फूड यानी इंजेशन शुरू हो गया, खाना लिया, यहां पर ईसोफेगस से नीचे आता है और यहां जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्पेलेटिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ आता है। फिर यहां होता है HCl स्टमक के अंदर और यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, जो कि एसिडिक कंडीशन में काम करता है। वो एसिड कौन प्रोवाइड करता है? HCl। और ये काम करता है प्रोटीन के सिंथेसिस का। और यहां माउथ में पाया जाता है सेलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब यहां से खाना कहां आता है?
स्पिंटर मसल्स की हेल्प से ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे लंबी होती है, पर इन्हें स्मॉल क्यों बोला जाता है? यहां ये देखो, ये नैरो होती है, ये कम चौड़ी है, और ये लार्ज वाली देख लो कितनी चौड़ी है। इन्हें इसके एरिया की वजह से कहा जाता है स्मॉल लार्ज, ना कि इनकी लेंथ की वजह से। तो लेंथ में कौन सी ज्यादा होती है? लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा होती है, लेकिन एरिया में कौन सी कम होती है? नैरो कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां ही है जो मेजर डाइजेशन प्रोसेस होती है, वो कहां होती है? वो यहां इंटेस्टाइन में ही होती है। लीवर है, लीवर के पास बाइल डक्ट होता है, वहां से बाइल जूस निकलता है, जो कि बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और इमल्सिफिकेशन फैट भी होता है। इमल्सिफिकेशन यानी जो फैट्स है उसको तोड़ दिया जाता है। बाकी यहां पर एक और एंजाइम रिलीज होता है पैनक्रियाज के द्वारा। एक एंजाइम नहीं, 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, लाइपेज का काम है फैट सिंथेसिस का, और अमाइलेज का काम है कार्ब सिंथेसिस का। तो मेनली जो डाइजेशन हो रहा है, जो पाचन हो रहा है, वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है यहां पर। अब यहां पर विलाइज होती हैं। वैसे जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम। यहां पर इलियम होती है, फिर ड्यूडेनम, फिर जेजुनम। यहां पर विलाइज होती हैं, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है, फिर असिमिलेट हो जाती है ब्लड वेसल्स में। बाकी फिर जो बचा कुचा वेस्ट है यहां पहुंचता है, और यहां पर जो वाटर होता है वो उस वेस्ट से निकाल लिया जाता है, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वो कहां पर होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और फिर यहां से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ, ये गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं एक्सजेशन। तो यहां पर बात हुई थी लॉन्गेस्ट पार्ट की, तो वो कौन सा है? ना ईसोफेगस है, ये अराउंड 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। तो सबसे ज्यादा जो लेंथ होती है वो होती है मीटर में, लेंथ होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन, ना स्टमक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी? भारत ने हॉकी में अपना ओलंपिक पदार्पण किस वर्ष किया था? 1936, 32, 24 या 28? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था 1928 में, सॉरी 1927 में। लिखा भी 1927 है, मुंह से निकल गया 1928। सही इसके एक साल बाद ही भारत ने ओलंपिक में हॉकी इंट्रोड्यूस की, और ये 1928 वाला ये था एम्स्टर्डम में। ये ओलंपिक कहां हो रहे थे? एम्स्टर्डम में। और अपने डेब्यू मैच में ही, ये डेब्यू टूर्नामेंट में ही हॉकी में भारत ने गोल्ड अर्जित किया था, और इसमें अहम भूमिका निभाई थी मेजर ध्यानचंद ने। और ये वो ही हैं जिनके बर्थ डेट, जो इनकी जन्म तिथि कौन सी है? 19 अगस्त। इसको नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1928। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? तो ये है पार्ट 4th ए में। और ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? तो ये 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुए थे, उससे जोड़े गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। और कहां से लिए गए? तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर या रशिया से लिए गए। और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, इसके रिकमेंडेशन पे। शुरुआत में वैसे ये 10 थे, रिकमेंड 10 नहीं किए गए थे, आई थिंक 8 रिकमेंड किए गए थे। बाद में एक फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। वो कौन सी थी?
तो वो थी राइट टू एजुकेशन वाली। कौन से अमेंडमेंट से? 86 अमेंडमेंट से। बाकी इनमें कौन सी नहीं है? डिफेंड द कंट्री ये है, फर्स्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहां नॉट पूछा है। अब सेकंड पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। टू पे इनकम टैक्स, देखो ये नहीं है, इनकम टैक्स के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो सेकंड हो सकता है, सेकंड ओनली है या थर्ड है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पढ़ते हैं। टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन, वोट्स के रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज है ही नहीं, आपको बाध्य नहीं किया जा रहा है, आपके कर्तव्य हैं, वो आपको करने चाहिए पर बाध्य नहीं हो, तो थर्ड भी नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड एक ही ऑप्शन हो सकता है। सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी ये है, ये मौलिक कर्तव्य में है, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है। अब मैं आपको एक एक करके फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दिखा देता हूं। यहां पहली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? आपको ए फॉर अबाइड, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। बी मैंने ऐसे याद कर रखा था, इसके बी के बाद आता है सी से चेरिश, चेरिश करना है हमें अपनी नेशनल स्ट्रगल के आइडल्स और नोबल्स को, नोबल आइडल्स को हमें चेरिश करना है। सी 3 वर्ड है, मतलब थर्ड नंबर पे आता है सी, तो 3 वर्ड होंगे, तो वो कौन कौन सा है? सुई, सुई से याद कर लीजिए। सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है। डी फॉर डिफेंड, डिफेंड करना है हमें अपनी कंट्री को। ई फॉर अपना ईगो छोड़ के, ई से ईगो छोड़ के भ्रातृवाद या ब्रदरहुड, इसको बढ़ावा देना है और विमेन की डिग्निटी को बचाना है। एफ फॉर फोर्ट रिच हेरिटेज, इनको प्रिजर्व करना है। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन फॉर फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट इनको इंप्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है। एच फॉर ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है। और आई, जैसे आई माने ओथ लेते हैं ना हम, आई मैं वादा करता हूं कि मैं सेफगार्ड करूंगा पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो आई फॉर सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जे, तो इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं, जे फॉर है स्ट्राइव टुवर्ड, मतलब प्रयास करने एक्सीलेंस की तरफ, ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो एक नेक्स्ट लास्ट जोड़ा गया था के, ये बाद में जोड़ा गया था, जो पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए प्रमोट करना है एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, पहले 10 थी, बाद में एक और जोड़ दी गई। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन गैस नहीं है? एफ फॉर फ्लोरीन, हीलियम, क्लोरीन या ब्रोमीन, ये भी हेलोजन है। हीलियम ये एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस कौन सी होती है? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट यानी बाहरी वाला जो शेल होता है उसमें या तो 8, जैसे ये फर्स्ट है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, दूसरा शेल है तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, या ये शेल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। मतलब अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना इन्हें देना है ना लेना है, ये इनर्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जबकि हेलोजन मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट यानी नमक का निर्माण करते हैं। बाकी मैं एक बार पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देता हूं। ये जितने भी हेलोजन्स हैं ये आपके 17th ग्रुप में आते हैं। ये कौन से हैं? ये हैं आपके हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ये सभी किस में है? ये आपके हैं 17th। और 18th जो टेबल है, सॉरी 18th जो ग्रुप है, इसमें सारे आपके आते हैं इनर्ट गैस, इसी को वही बोला जाता है जीरोथ ग्रुप, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं आपके 18th ग्रुप में। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एस ब्लॉक है, ये दोनों वाले ग्रुप, और यहाँ से 3 से 12 तक ये है डी ब्लॉक, और इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये वाले, ये 13 से लेके 18 तक। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ देख रहे हो, यहाँ से लेंथेनाइड सीरीज शुरू हो गई है और यहाँ से एक्टिनॉइड सीरीज शुरू हो गई है। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और इन्हें अलग टेबल में रखा जाता है। और ये है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वर, the spout emerging from the mouth of the cow statue is the source of which river basin? मैंने ये नाम सुना था ना, तभी मुझे इसका आंसर पता लग गया था, फिर भी हम देख लेते हैं। महाबलेश्वर स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुंह से निकली टोटी किस नदी बेसिन का स्रोत है? तो वो है कृष्णा नदी का सोर्स। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से। कावेरी नदी ये निकलती है ताल कावेरी से, और ये कहाँ है? तो ये है ब्रह्मगिरी हिल्स में। और कौन सा क्षेत्र या कौन सा स्टेट पड़ता है? तो वो है कर्नाटका। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से? गोदावरी का ओरिजिन भी महाराष्ट्र से है, लेकिन ये निकलती है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ? नासिक। कृष्णा का पता लग गया। कावेरी का नर्मदा, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, और ये अमरकंटक प्लेटू कहां पर है? तो ये है एमपी, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज गांधी जी बॉर्न? इससे ही इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये तारीख है 2 अक्टूबर। और सन कौन सा था? सन था 1869, जब महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में, ये जो पोरबंदर है, यहाँ के दीवान थे इनके पिताजी, जिनका नाम था करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। और इनकी वाइफ का नाम था, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा माखन जी। बाद में ये हो गई थी कस्तूरबा गांधी। इसका आंसर है 1869। इसके 100 साल बाद यानी 1969 में 15 अगस्त की वो डेट थी जब भारत को इसरो मिला था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोविजन ऑफ स्मॉल क्रेडिट टू दोज हु वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस? उन लोगों को छोटे ऋण का प्रावधान है जिनके पास वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं है। ये जो लोग होते हैं, इनको बैंकिंग धारा से जोड़ने के लिए या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते हैं या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जो क्या देने का काम करती हैं? ऋण देने का, लोन देने का काम करती हैं। किनको? गरीबों को। छोटे वर्ग के लोग होते हैं या महिलाएं होती हैं, उनको लोन कौन देती हैं? ये फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। जैसे ये माइक्रो फाइनेंस की जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को। ये ही थे, इन्होंने ही ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है माइक्रो फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया? कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक थे? इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं वाद्य वृंद। क्या बोला जाता है? वाद्य वृंदा। तो वो कौन थे? वो थे, वैसे यहां पर 2 दिए हुए हैं, रविशंकर जी और परवेज खान। ये दोनों ही सितार बजाते हैं, लेकिन ये थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविशंकर जी। और ये कौन से घराने से संबंध रखते थे?
तो ये संबंध रखते थे माहिर घराना, माहिर घराना बोल रहा हूं, मैहर घराना। और मैहर घराना के फाउंडर कौन थे? तो ये थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। परवेज खान ये भी सितार से संबंध रखते थे, पर ये आंसर नहीं है। किशन महाराज ये तो सितार बजाते ही नहीं है, ये बजाते हैं तबला। और ये कौन से घराने से थे? तो ये थे बनारस घराना। और वो बनारस घराना किसका? तबला का। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे राम सहाय, पंडित राम सहाय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। और ये जो बनारस घराने से, इनसे एक और भी थे, अनोखे लाल मिश्रा, वो भी बनारस घराने के ही थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? पहले मैं आपको रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। रेवेन्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राजस्व, यानी जिस धन की प्राप्ति सरकार को होती है उसे कहते हैं राजस्व। दूसरा है कैपिटल, इसकी प्राप्ति नहीं होती, ये पूंजी होती है। कैपिटल को कहते हैं पूंजी। अब रेवेन्यू या तो आपको मिलेगा, यानी रिसीव होगा, यानी रिसीट, या फिर वो खर्च होगा, एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल आपको मिलेगा, पूंजी आपको प्राप्त होगी, या फिर आप पूंजी खर्च करोगे। अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहले मैं राजस्व पूंजी में जो राजस्व है वो प्राप्त होता है, वो दो तरीके से प्राप्त होता है। एक टैक्स के जरिए, यानी कर के रास्ते। दूसरा नॉन टैक्स, यानी गैर कर। टैक्स से हमें राजस्व कैसे प्राप्त होता है? गवर्नमेंट को प्राप्त होता है इनकम टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स से, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी। ये सभी क्या है? ये सभी है कर। ये क्या हो रहा है? इनकी हो रही है प्राप्ति, किसको? सरकार को। तो ये है राजस्व। अब इसमें नॉन टैक्स वाला कौन सा है? नॉन टैक्स कौन से होते हैं? जो फीस होती है या फाइन होते हैं, आपका फाइन कट जाता है जब आपका कोई भी पुलिस वाला या कोई ट्रैफिक पुलिस आपका जो फाइन लेती है, वो नॉन टैक्स यानी गैर कर रिसीट होती है, गैर कर प्राप्ति होती है सरकार को। इंटरेस्ट हो गया किसी लोन पे, यानी ब्याज प्राप्ति हुई। इंटरेस्ट को मैं ऐसे दिखा देता हूं, यानी आ रहा है। कैसे? ऐसे ही दिखा देता हूं, याद रखना, इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे नहीं दिखाता, नहीं तो आपको लगेगा घट रहा है। ऐसे दिखा देता हूं, प्लस से, मतलब आ रहा है इंटरेस्ट। ठीक है। और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो भी किस में आते हैं? वो भी आपके नॉन टैक्स रिसीट में आते हैं। अब बात करूं रिवेन्यू, राजस्व, एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कहां होता है? खर्चा होता है सैलरी जो दी जाती है, जो पेंशन दी जाती है, वहां पे खर्चा होता है। ग्रांट्स, यानी कोई देश है जिसको बहुत आर्थिक सहायता चाहिए पर वो उसे कभी वापस नहीं कर पाएगा, तो वो होता है ग्रांट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुदान। ये भी आपका राजस्व एक्सपेंडिचर है, सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। राजस्व, खर्चा और इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब जो ब्याज हम देते हैं वो हम देते हैं राजस्व एक्सपेंडिचर के थ्रू। अब हम पूंजी, रिसीट और एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। पूंजी की प्राप्ति कब होती है? पूंजी एक तरीके से समझ लो बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा आपको कब मिलता है? ये थोड़ा थोड़ा पैसा है। बहुत सारा पैसा मिलता है जब आप कोई चीज बेच देते हो, या आप बैंक के पास जाते हो कि हमें कुछ शुरू करना है, आप हमको लोन दो। तो लोन से जो प्राप्त होता है, या लोन हम किसी से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी देश से लेते हैं, तो वो क्या है? वो कैपिटल रिसीट है, और ये एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी माने ये हमको कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं विनिवेश, यानी निवेश करना होता है, हमने इन्वेस्ट किया। विनिवेश का मतलब होता है, मान लो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी, अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज, आप जानते हो इनकी जो सरकार की जो इन पर शेयर्स थे या परसेंटेज था, उसको क्या है, वो प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है। तो क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना या बनाना, जैसे रोड बनाना, रेलवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। तो ये सभी किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और ये होता है असेट। असेट क्यों है? क्योंकि ये कभी ना कभी कमाकर देंगे। कैसे? रोड बनेगा, रोड पे टोल टैक्स लगेगा, वो सरकार के पास आएगा। रेलवे, रेल लाइन बिछाएंगे, रेल से जो टिकट से जो पैसे आएंगे उससे राजस्व बढ़ेगा, तो ये कमा के देता है। तो ये क्या है? ये है असेट। कहीं निवेश कर दिया यानी इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वापस आता हूं, पर्सनल इनकम टैक्स ये आपका टैक्स है, टैक्स वाले में आता है। नॉन टैक्स कैसे? यहां तो टैक्स लिखा हुआ है सब जगह। तो फीस एंड फाइन ये है गैर कर राजस्व, और ये तीनों क्या है? ये कर राजस्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? उड़ीसा के पुरी का रथ यात्रा उत्सव किस देवता को समर्पित है? लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड हनुमान? लॉर्ड हनुमान, हनुमान जयंती हो गई। लॉर्ड शिवा महाशिवरात्रि, और जम्मू कश्मीर में मनाते हैं महाशिवरात्रि। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया मनाते हैं, पर जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि एक फेस्टिवल है जो इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड गणेशा, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है। लॉर्ड जगन्नाथ, तो ये जो रथ यात्रा होती है वो किसके लिए होती है? वो होती है लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां आप देख सकते हो, ये देख रहे हो 3 रथ यात्राएं, एक में बलराम होते हैं, एक में भगवान कृष्ण यानी जगन्नाथ होते हैं भगवान, और एक में उनकी बहन सुभद्रा होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तेरह ताली फोक डांस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा से बहुत फेमस फोक डांस है स्वांग, ये हरियाणा का है। लूर, लड़कियां करती हैं होली पर, ये फोक डांस है कहाँ का? ये भी हरियाणा का है। और धमाल, ये कहाँ के? तो ये है हरियाणा के। मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, एम से मटकी, एम से ही माच। तेरताली, ये कहाँ के? तेरह ताली नहीं, तिरताली, ये है मध्य प्रदेश के। ये दोनों नहीं हो सकते। भगोरिया भी यही का ही है फोक डांस। असम, बिहू सबसे फेमस है, बिहू। 3 बिहू होते हैं, बताना कमेंट में। बगुरुम्बा, झुमुर, झुमुर भी फोक डांस है असम का। सतरिया, वैसे सतरिया अब क्लासिकल डांस है, पर इसकी जो जड़ें हैं वो असम के फोक डांस से ही जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, राजस्थान का फेमस डांस है घूमर। फिर है कलबेलिया, कच्ची घोड़ी और तेरताली। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, देन द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इन 1 मिनट विल बी। यदि 10 ओम, यहां पर क्यों नहीं है, ये ओम होगा, के प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो 1 मिनट में प्रतिरोधक में क्षय होने वाली ऊर्जा होगी इतना इतना इतना, ये दे रखा है। तो आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, जिसमें जो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू, ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, वो होता है I स्क्वायर आर टी। अब मैं वैसे आपको पावर का भी बता देता हूं। पावर का क्यों बता रहा हूं? जो पावर जो खर्च होती है वो, ये वो पावर नहीं है लेंस वाली, ये पावर है यहां जो खर्च हो रही है, वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, V इक्वल टू आई आर। यहां से ये V कन्वर्ट हो जाता है आई आर में, तो P किस में बदल जाता है? आई स्क्वायर, ये आई और यहाँ का आई जो है गुणा होकर आई स्क्वायर हो जाएगा इनटू आर। ये हो गया पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला।
यानी जो पावर का क्षय होता है उसका फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ। एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो 1.5 एम्पियर का हम स्क्वायर कर लेंगे। आर 10 ओम का है और टाइम कितना है 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे 2.25 इंटू 10 इंटू 60, जो कि 600, 600 दूनी 1200 और 25 से गुना करोगे 25 छिक्का 150 और कैलकुलेट करके आ जाएगा 1350 जूल। ये होगी एनर्जी डिसिपेशन, यानी जो ऊर्जा का क्षय हुआ है वो है 1350 जूल, लेकिन यहां लिखा है वॉट, या तो ये जूल होगा। अब मैं पावर निकाल के देखता हूं एक बार, कहीं पावर तो नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है 1.5 का स्क्वायर इंटू आर, यहां पर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2.25 इंटू 10 हो जाएगा तो 22.5 वॉट। ये पावर का डिसिपेशन, पावर क्षय निकल के आ जाएगा। अब यहाँ एक ये आंसर भी है, लेकिन यहाँ ऊर्जा पूछी है, पावर नहीं पूछा है, तो वैसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये होगा वैसे, लेकिन ये डाउट हो गया है। यहाँ पर वॉट लगा है तो यहाँ पावर का होना चाहिए था, वैसे पावर पूछनी चाहिए थी, पर पूछी है ऊर्जा, यानी एनर्जी के बारे में पूछा है। तो उस हिसाब से जो बहुत क्लोज आंसर है वो है ऑप्शन 1। बाकी ये बोनस वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपको बोनस मिलेगा। बाकी यहाँ पे 25 सवाल होते हैं खत्म। आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। बाकी थोड़ा आप पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा अपना ध्यान भी रखिए, थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहिए, जहां आपकी ज़रूरत होती है वहां अपना योगदान दीजिए। और सभी टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं कि जो सिलेक्शन फेज 12 में हुआ है, सॉरी 13 में हुआ है, वो सीजीएल में ना हो। बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में अगली बार। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।